नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के निर्जातीय समूह की। निर्जातीय समूह से ऐसे लोगों से जो जब उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ था या यहाँ के स्थायी निवासी जो पूर्व से ही यहाँ पर रहते थे। आज के दौर में हम जिन लोगों को उत्तराखंड के अंदर देखते हैं वास्तविक रूप से वो प्योर उत्तराखंड से नहीं है। उनका कनेक्शन आप देखेंगे तो अन्य राज्यों से है, जहाँ से प्रवासित हैं, यहाँ वहाँ से माइग्रेट हुए हैं, भले वो 500 साल पहले या 1000 साल पहले। निर्जातीय समूह की जब चर्चा करते हैं हमारे ध्यान में बहुत सी चीज आती है। उनसे संबंधित कई सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौल से, किरात से। मैं नाम बता रहा हूँ आपको उन निर्जातीय समूह की जिनकी हम चर्चा करेंगे, और ये आपको इतिहास के कई स्रोत में जानकारी नहीं मिलेगी। हालांकि मैं इसको भूगोल में लेके चल रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं कि उत्तराखंड में जो निर्जातीय समूह है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उनसे संबंधित परीक्षा में कौन से प्रश्न अभी तक हमने देखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर जनसंख्या कहाँ पर थी? सिंधु घाटी के किनारे पर थी। तब उत्तराखंड वीरान था, घने जंगलों से सटा इलाका। और उस समय पर आबादी यहाँ पर क्यों नहीं थी? देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें कुछ उलझन वाली चीजें नहीं है, आपको समझ के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ये समझने की चीज है, आपको समझ में आएगी, बड़ी आसान भाषा में समझ में आएगी। ठीक, सन 2000 BC मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जगह कम होने की वजह से। भारत को देखिए आप, मैं थोड़ा भारत का मानचित्र आपको बना के दिखा देता हूँ, उत्तरी क्षेत्र का। भारत के मानचित्र में आप देखिएगा उत्तराखंड आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ये उत्तराखंड है जिसको मैंने विस्तृत रूप में भी दिखाया है। 2000 BC में सारी आबादी यहाँ से सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर से, और ये क्षेत्र देखिए आप, इसके आसपास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी उन दिनों पर। तब उत्तराखंड में यहाँ पर कौन लोग रहते थे? देखिए, अगर भारत के इतिहास को थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा इसके साथ ही, निर्जातीय समूह पढ़ाने से पहले जड़ आपकी मजबूत करना चाहता हूं मैं। ज्यादातर जनसंख्या यहाँ रहने की वजह क्या थी? हमारी गंगा नदी की घाटी में, यमुना नदी की घाटी में आबादी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कुछ छुटपुट लोग थे, उन्हीं की तो चर्चा करनी है। समझ गए आप? निर्जातीय समूह क्या होते हैं? जो मूल निवासी थे यहाँ के, जिनका मात्र अस्तित्व है। तो मैं देखता हूं इस तरफ पॉपुलेशन थी, पूर्व दिशा की तरफ बढ़ने पर आबादी कम थी, नहीं थी, घना जंगल था। इस तरफ जंगल नहीं था, यहाँ तो रेगिस्तान भी है। उसकी एक मूल वजह यह हुआ करती थी, आप भारत के भौगोलिक परिदृश्य को देखिए। पश्चिम दिशा की तरफ आप देखेंगे और पूर्व दिशा की तरफ देखेंगे भारत की, तो वर्षा का स्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ता है। इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको 4 शहर दे दिए जाएं समुद्र तट के इलाकों को छोड़कर कि निम्न में वर्षा का स्तर बताइए, मतलब कितने सेंटीमीटर होती है, तो जो जितना पश्चिम में होगा उतनी वर्षा कम होगी वहां पर, और पूरब की ओर बढ़ने पर बरसात का स्तर बढ़ता जाता है। ये भारत के भूगोल से रिलेटेड जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। उन दिनों भी ऐसा ही था। और जिस इलाकों में मैंने कहा कि बरसात का स्तर ज्यादा होता है, उन क्षेत्रों में जंगल बड़ा घना हो जाता है, आबादी बहुत, जंगल की आबादी और जंगली जानवरों की आबादी बहुत बढ़ जाती है। और ऐसे क्षेत्रों में आप जंगल काट कर रहता था मनुष्य, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में डेवलप्ड हो गया था। मगर फिर भी एक चीज की कमी थी उस दौर में, और वो कमी क्या थी बताइए? जंगल काटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजार क्या चाहिए था? उनके पास तो पत्थर और तांबे के औजार थे। तांबे की खोज तो उन्होंने कर दी थी खेतरी में, राजस्थान की जगह पर लोहे की आवश्यकता थी, और तब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। नोट कर लीजिएगा, उस दौर में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। अब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस घने जंगल को नहीं काट सकते थे जो पूर्व दिशा में है। बरसात का स्तर 25 सेंटीमीटर से मेघालय आते आते 250 सेंटीमीटर हो जाता था भारत में। तो ज्यादातर आबादी सिंधु घाटी पर रही। सिंधु घाटी के क्षेत्र में बरसात कम होती थी। ठीक, समझ गए आप? इसीलिए पॉपुलेशन यहाँ थी। पूर्व दिशा में बरसात अधिक थी तो जंगल घना था। जंगल काटने के लिए जब तक लोहा नहीं आ जाता उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 BC तक, इस 1000 साल के दौरान गंगा की वादियां वीरान रहेंगी। यहाँ पर जनसंख्या नहीं है, और ऐसे क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो जनजाति के रूप में है। ये इन्हीं की चर्चा करेंगे। इस दौर में यहाँ पर एक जनजाति रहती थी हिंदुस्तान की, कोल। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है मित्रों? कोल लोग यहाँ पर रहते थे उस समय पर। जिस समय पर सारी जनसंख्या सिंधु घाटी में थी, उस समय पर कोल समुदाय उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र में था। अब उत्तरी क्षेत्र में देखिए बरसात तो ज्यादा होती है, पर बर्फ में कैसे रहते थे? निर्जाति कहने का तात्पर्य क्या होता है? जब गर्मी पड़ती थी
तो ये लोग ऊपर चले जाते थे चोटियों पर, और चोटियों पर आपको पता है कि उत्तराखंड में बुग्याल है, घास के मैदान बन जाते थे, प्लेन घास। मुख्य तौर पर जनजातियां प्राचीन पशुपालक ही हुआ करती थी, जानवर, उन्हीं से उनका भोजन चलता था, उन्हीं से उनका मांस यानी कि दूध की व्यवस्था भी, भोजन की व्यवस्था भी और खेती की व्यवस्था भी जो थोड़ी बहुत होती थी, पशुपालन के जरिए ही वो पूरी हो पाती थी। आमतौर पर लोग नहीं रहते यहाँ पर, जनसंख्या का समुदाय सिंधु घाटी पर है, पर छुटपुट की जब हम बात करते हैं तो कोल का जिक्र होता है। इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है उत्तराखंड का सबसे पुराना निर्जातीय समूह कौन सा है, तो इसका उत्तर है कोल। देखिए इस समय भी यहाँ पर है। यह घटना 1500 बीसी की है। 1500 बीसी में क्या होता है, क्योंकि ये इलाका उष्ण है, गर्म है, मध्य एशिया से कुछ लोग भारत पर हमला बोल देते हैं, जिनको हम आर्य कहते हैं। आप समझ गए होंगे आर्य। ये आर्य लोग सफेद यानी साफ कलर के थे, साफ श्वेत रंग के मतलब गोरे, कदकाठी, इनकी हड्डी हष्टपुष्ट थी, जबकि जनजाति में रहने वाले लोग उतने हष्टपुष्ट नहीं थे। हालांकि पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, मगर मध्य एशिया से आए ये आर्य हष्टपुष्ट थे और घोड़ों पर, क्योंकि घोड़ों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था वैदिक काल। 1500 बीसी में उन्होंने 10 जनों को हराकर, जन मतलब जनपद, इस क्षेत्र पर कब्जा किया। फिर भी 500 साल तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ। 500 साल तक उनका क्षेत्र भी यहीं पर रहा आर्यों का। लेकिन 1000 बीसी के बाद, बीसी से मतलब बिफोर सेंचुरी या जीरो से पहले, माइनस के 1000, आज से लगभग 3500 साल पहले की घटना है। फिर उसके बाद जब लोहे का आविष्कार हुआ तो ये वादियां कटने लगी पूर्व दिशा की। वो घने जंगल लोहे की मदद से साफ होने लगे, और जब साफ होने लगे तो आबादी का केंद्र यहां से हटकर गंगा नदी की वादियों के किनारे पर आया। हालांकि पर्वतीय मूल पर अभी भी जीवन यापन असंभव सा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा था। घने जंगलों की वजह से आबादी यहाँ पर आने से कतराती थी, लेकिन मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, और देखते ही देखते ऐसी जगह जहां पर 2-3 नदियां एक साथ आए, क्योंकि निवास स्थल मनुष्य वहीं बनाएगा जहां पानी का स्रोत हो। कोई टंकियां या फिर इस तरह से जाल तो नहीं बिछाता उस समय पर, जो आपके घर पर 50 किलोमीटर दूर नदी है फिर भी पानी आ जाए। तो निवास स्थान मनुष्य का कहाँ रहा 1000 बीसी तक, इस तरफ रहा। और अब उसके बाद जब नीचे को आए, पटना प्रमुख केंद्र भी बना। उसके बाद आपने इतिहास पढ़ा भी होगा भारत का, मगध का इतिहास, पाटलिपुत्र का इतिहास, चलिए उस पर नहीं जाते, वो तो चलता रहेगा। लेकिन ये क्या, ये तो विराम है। मगर यहां पर भी आर्य पहुंच गए। अब आएगा ट्विस्ट। कोल लोग कौन है? कोल लोग यहां पर पहले से रह रहे हैं। अब सामना किन से हो गया? आर्य। 1000 बीसी के बाद की परिस्थितियां बदल गई। आर्य और अनार्यों के बीच बड़ी झड़पें हुई। अब ये मूलतः अनार्य ही कहलाएंगे। जो आर्य धर्म को नहीं मानता है, आर्य धर्म तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब आर्य तौर तरीकों को नहीं मानता, वो अनार्य है। आर्य और इनके बीच लगातार झड़पें हुई, जैसे दास और दस्यु। आर्यों ने इनको बहुत दरकिनार किया, इनको बहुत अपमानित किया। देखिए क्यों? एक तो सशस्त्र थे, वो मजबूत थे, यहाँ के कई जनों को हरा करके आए थे। ये कोई राज्य साम्राज्य नहीं चल रहा है, ये जनजाति है, निर्जातीय समूह है, जो चुपचाप यहाँ पर अपना रैन बसेरा कर रहा है, रह रहा है। और आर्य कौन है? योद्धा है, जो डेवलप्ड भी हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से लोग यहाँ पर हैं, मगर उतने डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता परिपक्व सभ्यता है। ये पिछड़ा इलाका है पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों का। इनका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। मगर बात कर रहे हैं, आर्यों ने यहाँ पर हमला बोल दिया है, लोहे का आविष्कार हो गया है, तमाम तरह के हथियार उनके पास हैं। इन अनार्यों की दुर्दशा तो होनी ही थी। मगर कोल, इनकी परंपरा और आर्यों की परंपरा में क्या फर्क था? देखिए, दोनों प्रकृति के उपासक थे। ऑब्वियसली जो जंगल में रहेगा वो पेड़ पौधों से बड़ी मोहब्बत करेगा, उसी से उसकी जिंदगी चलती है। चरागाह, बग्यालों में जानवरों को चरागाह उन्हीं से मिलता है। दोनों प्रकृति के उपासक थे। आर्य तो प्रसिद्ध थे प्रकृति उपासक के तौर पर, इन्होंने तो वेद लिखे हैं, हिंदुस्तान का इतिहास इन्हीं से बनता है। ऋग्वेद में तो राजा सोम नाम के वृक्ष को पूरा नवा मंडल ही समर्पित है। तो आर्य भी प्रकृति के उपासक थे और कोल भी। मगर इनके आपसी द्वंद्व का कारण क्या था? आर्य किन लोगों को अनार्य मानते थे? आर्य अपने आप को दास मानते थे और यहाँ के स्थानीय निवासियों को दस्यु। हालांकि बाद में हम सब आर्य ही हैं, पर तब के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। जो यहाँ के रहने वाले हैं वो मूल निवासी हैं, जबकि हम खुद मध्य एशिया के लोग हैं, जो आर्य बाद में वैदिक धर्म से जुड़े, फिर हिंदू बने। ठीक। कोल लोगों की देखिए दोनों प्रकृति के उपासक है। दूसरा,
आर्यों में एक हिसाब रिवाज है जो हम हिंदू धर्म को फॉलो भी करते हैं, हम उन्हीं के रूल्स ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि वेद हमारे लिए बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं और वेद आर्यों ने लिखे हैं। हम शरीर को मरने के बाद जलाते हैं पूरी विधि प्रावधानों के तहत, लेकिन कोल लोग जलाने के शरीर मतलब मृत्यु के बाद शरीर को जंगल में छोड़ करके आ जाते थे जानवरों के लिए। आर्यों में ये परंपरा नहीं थी। आर्य प्रकृति के उपासक थे, मगर आज भी आर्य समाज को लोग मानने वाले लोग मूर्ति पूजा, लिंग पूजा के विरोधी हैं, जबकि ये लिंग पूजा को सपोर्ट करते थे, मानते थे। कोल देखिए लिंग पूजा करते थे, कई जागीरों में इनका आज भी जिक्र होता है कोल समुदाय का। हालांकि जागीर करने वाले जरूर आर्य समुदाय के हो सकते हैं, हम जैसे लोग, मगर लिंग पूजा लेकिन इतिहास से जुड़ा है ये शब्दावली। और सब यानी सब मृत्यु के बाद सबको जलाते नहीं थे, वो जंगल में छोड़ करके आ जाते थे। कोल समुदाय के लोग काले रंग के होते थे क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था, और मध्य एशिया से गोरे लोग आए थे क्योंकि वो कर्क रेखा से उत्तरी क्षेत्र के लोग हैं। मध्य एशिया के लोग, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र के लोग, तो वो लोग, उन लोगों का रंग साफ था, सफेद था। इन अनार्यों का यानी कि कोल समुदाय का काला वर्ण था, दिखने के काले थे, कमजोर से थे। आर्य हष्टपुष्ट थे, गोरे थे, पर्सनैलिटी थी उनकी अलग तरह की, डेवलप्ड थे। और ये देखिए ये प्रकृति की पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे, लिंग पूजा के कट्टर विरोधी रहे आर्य। उन्होंने तो सबसे पहले लिंग पूजकों का ही वंजन किया। हालांकि बाद में जब ऋग्वेद लिखा गया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनका जिक्र नहीं था, इंद्र प्रमुख देवता थे। उसके बाद जब रामायण और महाभारत लिखी गई सन 600 BC के आसपास, 600 BC, उसके बाद कहीं लिंग पूजा का आर्यों में थोड़ा बहुत प्रचलन चला। हालांकि आर्य या वेदों में लिंग पूजा का कोई समर्थन नहीं किया गया है, या मूर्ति पूजा का, ठीक है। पर हिंदू समाज में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। गीता, रामायण कई हम स्मरण के तौर पर भी याद रखते हैं। ये हमारी अलग अलग परंपरा है जिसको हम फॉलो करते रहते हैं। पर फिलहाल हम कोल समुदाय की बात कर रहे थे, तो प्रकृति के उपासक हैं, लिंग पूजा पर यकीन करते हैं, साथ ही साथ सबको जलाते नहीं, जंगल में छोड़ आते हैं। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन नृजातीय समूह कौन सा है? कोल है, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि जनसंख्या का केंद्र पश्चिम की तरफ ज्यादा था, क्योंकि पश्चिम की तरफ बरसात कम होती है। हालांकि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ऊंचे नीचे ढाल की वजह से ज्यादा बरसात होती है। एक अलग वीडियो बनेगी हमारी भूगोल पर, तो यहाँ की जलवायु पर चर्चा की जाएगी और उसको अच्छे से समझा दिया जाएगा आपको कि किन क्षेत्रों में बरसात होती है, पहाड़ियों की वजह से, चोटी की वजह से, वायुमंडल दाब की वजह से। चर्चा होगी उस पर भी, आप निश्चिंत रहिए। भूगोल में पूरा पैकेज हम आपको देंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। तो जब यहाँ कम बरसात होगी परिस्थिति के अनुरूप, तो ज्यादातर लोग यहाँ पर रहते थे, मगर इनको किरात समुदाय ने खदेड़ दिया। दूसरा नृजातीय समूह किरात। किरात मंगोलाइट जाति से रिलेटेड थे, जिनकी नाक पतली या चपटी होगी, कान चौड़े होंगे, आंख गोल होगी। मतलब ये एक्चुअल में मंगोलाइट या आज के आधुनिक तौर पर शोका या जोहारी या भूटानिक वो प्रवृत्ति थी। देखिए ये इस तरफ तिब्बत के साथ इनका लगातार कनेक्शन था, व्यापार था पहले से ही। वहां पर मतलब तिब्बत के क्षेत्र से लोग आए थे, किरात लोग। ये किरात पुरुष कहलाते हैं। इन्होंने ऐसा माना था कि अपने इतिहास बनाया है कि हम पांडवों की तरफ से युद्ध में भी लड़े थे, सुबाहों की तरफ से, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोल लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया। आर्यों के जमाने में देखिए आर्य पूरे भारत पर रूल कर रहे थे, उन्हें खदेड़ के कुछ नहीं मिलेगा, अपमानित करके ही वो खुश थे, क्योंकि वो आर्य थे और अनार्यों को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते थे। लेकिन इनको यहाँ से रिप्लेस किसने किया? बड़ी बात तो यह किरातों ने किया। जरूर नोट कर लीजिएगा, मंगोलाइट थे, मैंने अभी आपको बताया। किरात नृजातीय समूह दूसरा पुराना नृजातीय समूह है, आदिवासी, जो पहले से यहाँ के स्थायी निवासी है। सबसे प्राचीन है कोल, उसके बाद है किरात, क्रम भी नोट कर लीजिए। तीसरा नृजातीय समूह आता है खस। खस का जो गेटअप है, मतलब वेशभूषा और कद, वो लगभग वैसा ही है जैसा हमारा है। बड़ी आंखें, लंबी नाक, बड़े कान, लंबा, क्योंकि बहुत ये जो किरात थे ये मंगोलाइट थे तो नाटे कद के थे, खस लंबे कद के थे। जैसे आधुनिक मनुष्य आप देख रहे हैं खस वैसे ही थे। खस को कहा जाता है इनका रूल लगभग 1200-1300 साल तक उत्तराखंड पे चला, उस दौर से।
जीरो से लेकर आगे तक। इसको खस देश भी कहा गया है। मतलब ये तो BC तक की कहानी थी, जीरो तक की कहानी। इसके बाद किरात लोगों को यहाँ से रिप्लेस कर दिया खस लोगों ने, और किरात लोग किधर चले गए? पूर्व की तरफ। आज भी मारछा तोलछा यानी कि भोटांतिक लोग उसी रूप में है यहाँ। समझ में आ गया होगा आपको? पश्चिम से रिप्लेस किया तो पूर्व में आ गए। इससे पूर्व कोलों को भी यहाँ से रिप्लेस किया, वो पूर्व में आ गए थे। अब यहाँ से खसों ने क्या किया? किरातों को हटा दिया, किरात पूर्व दिशा में चले गए। जाड़गंगा के क्षेत्र में, मारछा तोलछा के क्षेत्र में, अभी पूरा डिस्कस करेंगे जनजातीय समूह में भोटांतिक लोगों का भी। जोहार और शोका घाटी की तरफ चले गए। अब यहाँ पर कौन बच गए? खस लोग। खस का इतिहास मैंने कहा जीरो से लेकर के ये 1200-1300 तक है। आप उत्तराखंड का जब इतिहास पढ़ते हैं तो खस के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। चंद्रशेखर एक कवि थे उत्तराखंड भारत में, यहाँ बंगाल में पाल वंश का रूल चल रहा था। महेंद्र पाल के दरबार में थे, जिन्होंने कई किताब लिखी। बाल भारत, बाल रामायण, एक किताब लिखी काव्य मीमांसा। उस काव्य मीमांसा में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने खस देश का उल्लेख किया है कि उत्तर में एक खस देश है। तो सोचिए इनके इतिहास को, 700-800 ईस्वी तक चल रहा है, बहुत बड़ा है इनका टाइम पीरियड। ठीक है, ये ऐसा ये आपने देखिए। वैसे तो उनको निम्न कैटेगरी में रखा गया था नरजातीय समूह के, मगर एक खुद को महाभारत से जुड़ा हुआ मानते हैं। ये कहते हैं कि हमने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, हमारा इतिहास पुराना है, हम राजपूत हैं। खस लोग आज भी उत्तराखंड में कई जगह पर खस लोग आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, इनका इतिहास है, इतिहास की ही चर्चा कर रहे हैं। खस देश की या खस नरजातीय समूह की। यहाँ के कुछ रिवाज हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको जरूर बता देता हूँ। एक घर जवाई से आप समझ पा रहे होंगे कि लड़की का जब विवाह हो जाता है तो लड़के को लड़की के घर ही रहना पड़ता है। ये यहाँ का नियम था, घर जवाई। ठीक, एक जेठा से मतलब था, आप नोट करते रहिएगा इनके कुछ रिवाज है। घर जवाई, जेठा में जो पिता की संपत्ति होती है उस पर बड़े पुत्र का ज्यादा अधिकार होता है। जेठा मतलब जेठ मतलब बड़ा। तो पिता की जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो बड़े भाई को ज्यादा हिस्सा दिया जाता है जेठा में। एक हटेला नाम से है, झटेला। मैं किरातों के बारे में आपको बात बताना भूल गया। किरातों की शादी उसके बाद खस लोगों से भी होने लगी और कोल लोगों से भी, वो मिक्स प्रजाति बनती है। मतलब किरातों में एक विवाह प्रथा थी, कुमार कुमारी। अभी भूटांतिक लोगों के बारे में बात करेंगे तो जरूर चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो ये मिक्स प्रजाति भी बनी, खस लोगों के साथ भी इनके विवाह हुए। खस लोगों में एक प्रथा है झटेला। झटेला में क्या होता है, अगर किसी स्त्री की पुरुष की मृत्यु हो जाती है और वो विधवा कहलाती है तो वो अन्य किसी व्यक्ति के साथ शादी कर सकती है। मतलब विधवा विवाह यहाँ पर मान्य है, और उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे को झटेला कहते थे। क्या बोलते थे? झटेला बोलते थे। प्रमुख परंपराएं हैं, इसलिए आपको बता दी क्योंकि इनका परीक्षा से महत्व है। परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, परीक्षा में ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक, प्रमुख नरजातीय समूह यही थे। हम अब अगले अध्याय में जनजातीय समुदाय की चर्चा करेंगे और आपको एक एक करके उनके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई और बेसिक मैंने बताने की कोशिश करी कैसे इनका जन्म हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा और इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। धन्यवाद।